बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी, जिनका ताल्लुक़ बिहार और हिंदुस्तान से है। आइए जानते हैं कि पुलिस ने उन पर कौन सा केस बनाया, किस तरह उनको सज़ा देने में पुलिस कामयाब हुई और कमाल अंसारी का ख़ात्मा किस तौर पर हुआ। आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2006 को बम्बई की लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास जेंट्स कंपार्टमेंट में 7 बम ब्लास्ट हुए थे। उस बम ब्लास्ट में करीब 200 लोग हलाक और 700 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस केस की तफ्तीश बॉम्बे ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को दी गई और उसने अपनी तफ्तीश में 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया। जो लोग इस केस में गिरफ़्तार हुए उन 13 मुस्लिम नौजवानों का कहना ये था कि वो सब बेगुनाह है और पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया है क्योंकि पुलिस को असल गुनहगार नहीं मिले थे। कमाल अंसारी भी उसमें शामिल थे। पुलिस का कहना है कि कमाल अंसारी लश्कर तैयबा और सिम यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर है। वो एक दहशतगर्द है। उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तान में कुछ लोगों के राब्ते में थे। पुलिस का कहना है कि कमाल अंसारी ने चंद पाकिस्तानियों को नेपाल के बॉर्डर से हिंदुस्तान आने में मदद की थी जो बम ब्लास्ट की साजिश में उनके साथ शरीक थे। पुलिस का ये भी इल्ज़ाम है कि इस ब्लास्ट की साजिशी मीटिंग जो बम्बई में हुई थी उसमें कमाल अंसारी शरीक हुए और 11 जुलाई को ट्रेनों में जो बम रखे गए, कमाल अंसारी ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ट्रेन में बम रखा जो फटा और जिसके नतीजे में कई लोग हलाक हुए। इस केस को साबित करने के लिए पुलिस ने कमाल अंसारी के ख़िलाफ़ कई सबूत पेश करने की कोशिश की। पहला सबूत ये था कि उनके घर से RDX मिला है। दूसरा सबूत ये था कि जो पाकिस्तानी उनके साथ आए थे वो पाकिस्तानी जिन्होंने ट्रेन के अंदर बम रखा था, ये सारी बातें कमाल ने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बयान की है। तो इक़बालिया बयान को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया। ATS का एक इल्ज़ाम ये भी था कि पाकिस्तान जाकर कमाल ने ट्रेनिंग हासिल की है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत पुलिस के पास नहीं था। इसके अलावा चंद आई विटनेस को कोर्ट में लाने की कोशिश की गई जो झूठे विटनेस थे और जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने कमाल को ट्रेन में चढ़ते और उतरते हुए देखा था 11 जुलाई को। इसके बरखिलाफ़ कमाल अंसारी का कहना यह है कि उनको इस केस में झूठा फंसाया गया है। वो लश्कर तैयबा और सिमी के मेंबर नहीं थे। उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में दाखिल करने या लाने में मदद नहीं की। वो कभी बम्बई नहीं आए। वो इस केस में गिरफ़्तार 12 लोगों को नहीं जानते। कमाल अंसारी का ये भी दावा था कि पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन ली है और पुलिस ने एक स्टोरी याद करने के लिए उनको दी थी जो याद करने के बाद कैमरे के सामने वो स्टोरी उनसे ज़बरदस्ती कहलवाई गई और उस स्टोरी को कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया गया। कमाल अंसारी का कहना है कि पुलिस ने उनके घर से जो RDX बरामद करने का दावा किया है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि उनके घर से सीमेंट, काला सीमेंट मिला था जिसको पुलिस ने RDX में तब्दील कर लिया। कमाल अंसारी का कहना है कि जो आई विटनेस ये बात कहता है कि उसने 11 जुलाई को बम्बई की लोकल ट्रेन में कमाल को चढ़ते और उतरते हुए देखा है, वो सरासर गलत है और पुलिस के इशारे पर वो ये बात कह रहा है। 9 साल बम्बई की लोकल ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा चलता है और उसके बाद कमाल अंसारी को लोकल अदालत या ट्रायल कोर्ट जो है फांसी की सज़ा सुना देती है 2015 में। कमाल अंसारी पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि 11 जुलाई से एक दिन पहले यानी 10 जुलाई 2006 को कमाल अंसारी ने कुछ रिश्तेदारों को और कुछ लोगों को एक SMS किया था और उस SMS को शक की बुनियाद पर उसकी तफ्तीश की गई। उस SMS के भेजने वाले को और जिसको भेजा गया है उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की गई
और एटीएस को ऐसा लगा कि इस एसएमएस में कुछ पोशीदा राज है, और इस एसएमएस की बुनियाद पर कमाल अंसारी को इस केस में बिहार से गिरफ़्तार करके एटीएस बम्बई लाई थी। लेकिन कमाल अंसारी का कहना है कि वो एसएमएस एक मजहबी एसएमएस था और उसका कोई पोशीदा मैसेज नहीं था और इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा कमाल अंसारी का ये भी दावा था कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उससे एक दिन पहले यानी 10 जुलाई 2006 को वो अपने गांव बिहार मधुबनी में था और वहां पर एक शादी की तकरीब में उसने शिरकत की थी। कमाल अंसारी का ये भी दावा है कि 11 जुलाई 2006 को जब बम्बई में ब्लास्ट हुए थे उस दिन वो बम्बई में नहीं था, बल्कि वो बिहार में भी नहीं था, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए नेपाल गया था, जिसका सबूत उसने एटीएस को कोर्ट को दिया था, लेकिन कोर्ट ने वो सबूत मानने से इनकार कर दिया था। कमाल अंसारी का कहना है कि कमाल अंसारी को इस केस में 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजारा गया और उसके घर वालों को सताया गया, हिरासा किया गया और उनको भी इस केस में फंसाने के लिए पूरी कोशिशें की गई। कमाल अंसारी का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ जो पुलिस ने कहानी गढ़ी है वो सरासर झूठ है और उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत उनके फ़ोन कॉल्स या सीडीआर रिकॉर्ड है जो एटीएस ने चार्जशीट से गायब कर दिया। कमाल अंसारी ने जेल में रहकर आरटीआई की मदद से उनके फ़ोन नंबर्स की कॉल डेटा रिकॉर्ड विथ लोकेशन हासिल की और कोर्ट में सबमिट की। वो सीडीआर लोकेशन ये बताती है कि 11 जुलाई 2006 को कमाल अंसारी का फ़ोन और कमाल अंसारी बिहार में थे और बम्बई में नहीं थे, लेकिन अदालत उस सीडीआर को मानने से इनकार कर देती है और कमाल अंसारी को सज़ा सुना देती है। 9 साल के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर, झूठे गवाहों की बुनियाद पर और रिकवरी की बुनियाद पर अदालत कमाल अंसारी को फांसी की सज़ा सुना देती है। जमीयत उलमा की मदद से कमाल अंसारी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचते हैं और इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील फाइल करते हैं, जिसकी सुनवाई अभी होनी बाकी थी। लेकिन उसी दौरान सज़ा लगने के बाद कमाल अंसारी को बॉम्बे अथर रोड जेल से नागपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पिछले 16 सालों में 9 साल वो जो है अथर रोड जेल में रहे हैं और पिछले 5-6 सालों से वो नागपुर जेल में कैद थे। उनकी वालदा ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को उनकी कमाल अंसारी से बात हुई और कमाल अंसारी उस वक्त अच्छी पोजीशन में थे और उनकी सेहत अच्छी थी, वो अच्छे से बात कर रहे थे। ये आखिरी कॉल थी जो माँ और बेटे के दरमियान हुई और उसके बाद कमाल अंसारी का कोई कॉल जेल से नहीं आया। उसके बाद उनकी वालदा बताती है कि अचानक 10 और 11 तारीख को उनको बाहर से ख़बर मिलती है कि कमाल अंसारी बहुत बीमार है और हस्पताल में एडमिट है और किसी तरह से उनकी वालिदा नागपुर जेल फ़ोन करती है और अपने बेटे की खैरियत दरियाफ़्त करती है और बहुत ही टाल मटोल का रवैया जेल वाले इख्तियार करते हैं। बिलाखिर चंद दिनों बाद वो बताते हैं कि कमाल अंसारी हस्पताल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है। कमाल अंसारी की वालदा नागपुर पहुंचती है। नागपुर के एक सिविल अस्पताल में कमाल अंसारी को कोविड यार्ड में रखा जाता है और उनको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पर रखा जाता है। 17 अप्रैल 2021 को उनकी वालदा नागपुर के अस्पताल में जाती है, लेकिन उन्हें मुलाकात करने नहीं दी जाती और बहुत दूर से उनको सिर्फ कमाल अंसारी का दीदार कराया जाता है। और उसके 2 दिन बाद यानी आज सुबह 10 बजे ख़बर आती है 19 अप्रैल 2021 को कि कमाल अंसारी का इंतकाल हो चुका है। बताया जाता है कि 19 तारीख को रात में 1 बजे कमाल अंसारी का इंतकाल हुआ, लेकिन 10 घंटे बाद यानी 11 बजे सुबह जेल वाले फ़ोन करके बताते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है। कमाल अंसारी की वालदा और कमाल अंसारी के भाई नागपुर पहुंचते हैं और उनकी जो है तदफीन होती है, नागपुर में ही उनकी तदफीन कर दी जाती है। लेकिन उनकी वालदा का कहना है कि इस पूरे मामले में जेल वालों ने और डॉक्टरों ने बहुत ही नेग्लिजेंस बरता है, लापरवाही बरती है। उनका कहना है कि बरवक्त उनको नहीं बताया गया कि उनका बेटा बीमार है और वो किस तरह से बीमार हुआ और क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया,
उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उनके बच्चे की इंतकाल की ख़बर बहुत देर से उन्होंने बताई है। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में बहुत ही लापरवाही बरती गई। उनका जवान बेटा जा चुका है और वो इस पूरे सिस्टम को और ATS वालों को और पुलिस वालों को बेशुमार बदवाएँ दे रही है, क्योंकि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका, क्योंकि उनका बेटा पिछले 15-16 साल से बेगुनाह होने के बावजूद जेल में कैद था। कमाल अंसारी की इस वक्त उम्र 50 साल थी। लवाहिकीन में उनकी बीवी और 5 बच्चे हैं जो इस वक्त बिहार में रहते हैं, और बूढ़ी वालदा, बेवा और उनके भाई तदफीन करने के लिए नागपुर पहुँचे हैं। हमारा सवाल ये है कि हमारा ये पूरा सिस्टम बेगुनाहों को इंसाफ देने में नाकाम क्यों है। हमारा सवाल ये है कि जेल में जो कैद लोग हैं उनमें बीमारी की कोई तफरीक नहीं है, तो पैरोल की तफरीक क्यों रखी गई है। शुक्रिया।